बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आज हम हमारा पाठ चिकित्सा का चक्कर, उपचार का चक्कर वो पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 4, चिकित्सा का चक्कर। मैं बिल्कुल हट्टा खट्टा आदमी हूँ, मतलब मैं बिल्कुल फिट फॉर बंदा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता, मतलब मुझे अगर कोई देखेगा तो यह नहीं कह सकता कि मैं किसी भी तरीके की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति हूँ। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। 35 मतलब 35। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। अब ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एकदम हट्टा कट्टा तंदुरुस्त दिखने वाला बंदा है। उसकी उम्र 35 वर्ष है और वह जब दूसरे व्यक्तियों को बीमार देखता था तो वह सोचता था कि मैं भी कभी बीमार हूं, मुझे भी सेवा का आनंद मिले। यह तो ना था कि मेरे बीमार होने पर भी एक दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, मतलब ऐसा तो नहीं था कि मेरे बीमार होने पर दिन में 2 बार अखबार निकलते, ऐसा कुछ नहीं था। पर इतना अवश्य था मेरे बीमार पड़ने पर हटले या बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है, खाने को मिलते। क्या बिस्कुट और हंटले मिलते इसे खाने के लिए। यूडिक्लोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीवी उड़ेलकर मलती और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे आमने सामने गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेडब जी कैसी तबीयत है। अब वो क्या कहता है कि मेरी मालिश, सर की मालिश जो है वो मेरी वाइफ, मेरी पत्नी करती और मेरे मित्र मुझे आकर पूछते, भाई जनाब आपकी तबीयत कैसी है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई इस प्रकार से सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तो मुझे बड़ा मजा आता और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। वो क्या कहता है कि जब अगर ऐसा होता तो मैं बहुत खुश होता और सब लोग मुझे पूछते कैसी तबीयत है, कहाँ से दवाई चल रही है, कुछ आराम भी लग रहा है या नहीं। और जब गंभीर मुद्रा में मुझसे सब पूछते, मतलब एकदम चेहरे पे खुशी ना होके और एकदम चिंता का भाव उसके सबके मित्रों के चेहरे पर प्रकट होता तो उसके मन में बड़ी खुशी होती। हाँ, तो एक दिन में हॉकी खेलकर आया। क्या खेलकर आया? हॉकी खेलकर आया। कपड़े उतारे, स्नान किया, मतलब नहाया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत थी, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा गया था, इसलिए भूख नहीं लगी। बहुत जल्दी खाना खा लेता था, लेकिन रिफ्रेशमेंट जो आया मैच में, मतलब कुछ खाने के लिए आया, तो वह उसने ज्यादा खा लिया और उसे उस दिन भूख नहीं लगी थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा, मतलब उसकी पत्नी ने खाने के लिए जब पूछा तो मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खाना खा लेते तो अच्छा था। वो कहती है कि तुम्हें ज्यादा भूख नहीं लगी तो थोड़ी तो लगी होगी, उस थोड़ी भूख को ये तुम खाना खा लो, मुझे आज सिनेमा मूवी जाना है, तुम जल्दी खाना खा लो। संभव है मेरे आने में देर हो, मतलब पत्नी के आने में देर हो सकती है। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 कोड़ियाँ थी और वही रोज वाले आधा पाव मलाई। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। किसका? बाग बाजार कोई एक मिठाई का नाम है, उसकी
मिठाई वाले का नाम है, उसके यहाँ से रसगुल्ला बाग बाजार वाला आया है। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगल कर मैंने चारपाई पर धरना दिया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की बातें सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। मतलब बहुत छोटे नहीं थे, बड़े बड़े रसगुल्ले थे, और मैंने खाना खाने के बावजूद भी 6 रसगुल्ले खा लिए। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। अब उसकी नींद खुल गई रात में। नाभि के नीचे दाहिने और पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयों लेकर कांच रहा है। मतलब बड़ी बड़ी सुइयां नाभि की दाई तरफ उसे कोई चुभा रहा है। परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। अब जो रोगों का महाबाण है, रामबाण है, वह अमृत धारा नाम की एक जो शीशी दवाई की आती है, वह उसके पास था, इसलिए उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की, मतलब उन्होंने कुछ बूंदे उसकी पी ली। दोबारा दवा पी, तिबारा तित्वा पुनः तित्वा के सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई। बार बार उन्होंने दवाई पी तो उसी समय मुझे मालूम हुआ। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना ही पड़ा। पूरी रात में उन्होंने वो पूरी शीशी जो थी, जो रामबाण वो समझ रहे थे, वो उन्होंने पूरी पी ली, लेकिन दर्द में कोई भी कमी नहीं आई। अब दर्द में कमी नहीं आई तो आखिर उन्होंने एक डॉक्टर के यहाँ पे आदमी को भेज ही दिया, क्योंकि उसे दर्द ज्यादा हो रहा था। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे, प्राइवेट नहीं थे, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर थे। वे एक इक्के पर तशरीफ लाए, मतलब इक्का जो बैठना, टांगा जिसे कह सकते हैं, हम कहते हैं तांगा, उस तांगे में बैठकर वे आए। सूट तो वे ऐसा पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेटो में है। वो अच्छे खासे कपड़े पहन कर आए। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मतलब वो इतना अच्छा सूट बूट पहन के आए तो मतलब ऐसा लग रहा था कि लीडर जो है वो मोटर छोड़कर पैदल आ रहे हैं। मैं अपना पूरा हाल भी ना कहने पाया था कि डॉक्टर बोले, जनाब दिखाइए। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। डॉक्टर क्या कहते हैं, जैसा प्रेमियों को, जो प्रेम करने वाले प्रेमी होते हैं, वो प्रेमिका को आंखों को देखने में जितना आनंद उठाते हैं, उतना ही मजा हम डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। तो आप अपनी जीभ दिखाइए। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। कैसे गायब होगा? जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है, चुटकियों में आपका दर्द गायब हो जाएगा। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो मैं आपको दवा मंगानी न पड़ती। वो कहते हैं अस्पताल अभी खुला नहीं होगा, नहीं तो मैं आपको सरकारी दवाइयाँ ही दे देता, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा। उन्होंने एक मेडिकल स्टोर का नाम बताया, उसका नाम था चंद्रकला फार्मेसी। वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेकिए, दवा पी गई। गर्म बोतलों से सेक भी आराम हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। अब उसने दवा भी पी ली,
पेट की सिकाई भी कर ली और सेकते सेकते पेट पे छाले भी हो गए, लेकिन क्या नहीं हुआ? दर्द कम नहीं हुआ। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझ पर ऐसा प्रेम दिखाया कि हटने का नाम दूर लोग देखने के लिए आने लगे। अब दर्द इतना था कि वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे घर पर मेला लगने लगा, मतलब आने जाने वाले लोग देखने के लिए आने लगे। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक ना एक नुस्खा अपने साथ लेकर आता था। मतलब बहुत सारे लोग उसके यहाँ पे आने लगे और जो भी आता वो कुछ ना कुछ अपने टिप नुस्खा बता के जाता कि ऐसा कर लीजिए या फिर ऐसा कर लीजिए। किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। कोई बोला हींग पिला दीजिए। किसी ने कहा चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने बताया ना हो। मतलब कुछ ना कुछ बताया। किसी ने कहा हींग खिला दो, किसी ने कहा चूना खिला दो, किसी ने कुछ। बस जूते ऐसे थे जो ये कह दिया कि जूते न खिलाना, बाकी सब लोगों ने बता ही दिया। 3 दिन बीत गए, दर्द में कोई कमी नहीं आई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती थी प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है। रामकृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था, ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। भला दर्द में कमी क्या आती? एक तो नाटकों के बारे में चर्चा हो जाती थी और फिर चाय पानी पिलानी पड़ती, तो दर्द भी खर्चे की वजह से कैसे कम हो जाता। आखिर लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चौहाना कातर जी को बुलवाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, क्योंकि डॉक्टर का नाम ही चौहाना था और कातर जी तो एक हंसी का नाम था। लेकिन ये कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है जिन्होंने यह नाम उनका रखा। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे यथा नाम गुण थे। उनकी फीस 8 रुपए थी और मोटर का 1 रुपया लेते थे। वे लंदन के FRCA थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। अब कोई लोग जैसे बीमार होते हैं, अगर वो रात में हॉस्पिटल जाते हैं तो उनकी जो देखने डॉक्टर्स जो हमें विजिट करते हैं, जो हमें देखते हैं, उनकी फीस लेट फीस में बदल जाती है, जो कि नॉर्मल जो फीस से थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसी तरीके से ये बता रहा है। खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर राम किया और बोले मिनटों में दर्द गायब हो जाएगा, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। एक पर्चे पर उन्होंने दवा लिखकर दे दी और पानी गर्म हुआ। 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में यह सुई को कोच कर दबा डाली। मतलब उन्होंने एक सुई उसके पेट में लगा दी। अब उस सुई के बाद में उसे थोड़ा सा आराम मिला। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई। अब उसका दर्द पूर्णतया बंद हो चुका था। कोई 2 हफ्ता मुझे स्वस्थ होने में लगे, मतलब 2 हफ्ते से 2 वीक 14 डेज 14 दिनों से स्वस्थ होने में लगी। डॉक्टर चौहाना कातन जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी। कितने की शीशी का मूल्य था? 18 आने।
दवा का स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिल मिला उठे। मतलब मुर्दे को अगर वो दवाई पिला दी जाए तो वो भी उठ जाए, इतना बुरा, इतना गंदा उस दवाई का स्वाद था। 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए कि धन्यवाद डॉक्टर, आपने मुझे सही कर दिया। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो कहता है अब तो मुझे दवाई पीने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। वे बोले यह तो आपकी इच्छा है, पर यदि आप काफी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेंडिसाइटिस, या एक बीमारी का नाम है, वह हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवान है। अगर 6 घंटे की देर हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों दवा पीजिए। वो कहता है कि आपकी जो पत्नी है वो बहुत सौभाग्यशाली है जिन्हें जिंदगी भर रोना नहीं पड़ा। अगर आप 6 घंटे की देरी कर देते तो आप मृत्यु को प्राप्त कर लेते, आप मर जाते। अभी कुछ दिन दवाइयों को आप चलाइए। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों मतलब बीमारियों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण व्यक्ति तो क्या, पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते थे। बीमारियों का नाम साधारण तो क्या, जो पढ़े लिखे उच्च तबके के लोग थे वे भी उन बीमारियों का नाम नहीं जानते थे। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखी। ऐसे ऐसे नाम मुझे नहीं पता अन्य डॉक्टरों को भी पता है या सिर्फ हमारे डॉक्टर को ही इन बीमारियों के नाम पता है। और उसने दवाई अपनी लगातार जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों के नाम लिखे थे उनका स्वरूप मेरी आंखों के सामने नृत्य करने लगा। 2 हफ्ते बीते ही थे कि उसको फिर से तेजी से दर्द होने लग गया। अब जिन जिन बीमारियों की नाम उन डॉक्टर ने लिया था वे सभी उसके सामने आंखों के आगे घूमने लग जाती हैं। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उनमें से ही किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया। फिर इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी इसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड में भी लिखे तो संभवतः समाप्त ना होता। और जब डॉक्टर को बुलवाने भेजा गया कातर जी को, तो कातर जी वहां पर मौजूद नहीं थे। जिस व्यक्ति को भेजा वो तुरंत वापस आया और उसने कहा कातर जी डॉक्टर कहीं गए हुए हैं। और उधर उसकी हालत दिन पर दिन, देर पर देर खराब होती जा रही, दर्द बढ़ता जा रहा था। हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था। दर्द की तेजी से वो इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर हो रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की बातें न कोई बात मानने वाला था न कोई निश्चय ही हो पा रहा था। अब यहाँ पर घर वालों और मित्रों की आपस में चर्चाएं चल रही थी कि कौन से डॉक्टर को हम बुलाएं या कौन से को नहीं, लेकिन कोई भी किसी बात को नहीं मान रहा था। आखिरकार किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हो, कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन से पास। अंत में हमारे मकान के पड़ोसी पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। मतलब बहुत सारी बातें कही गई, किसी की बात काट दी गई, किसी की नहीं काटी गई, लेकिन आखिर में विजय पड़ोस में रहने वाले पंडित जी की हुई, जिन्होंने एक आयुर्वेद वाले डॉक्टर को बुलाने की सलाह दी गई थी। एक सर्जन उन्होंने बनाने के लिए भेजे गए, एक आदमी को भेजा।
कोई 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। एक और दर्द आयकर की तरफ बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं और भी बेचैनी बढ़ी। अब क्या हुआ, उसका दर्द आयकर की तरह, इनकम टैक्स की तरह बढ़ता जा रहा था, लगातार निरंतर बढ़ोतरी कर रहा था। और जो आदमी भेजा था न तो उसका ही पता चल रहा था और न ही वैद्य जी का ही पता चल रहा था। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े, जब आखिर में वो आदमी आ गया तब कहता है, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुद्ध के संकृति व्रत में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घटी एकादशी का योग है। उसके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। मैं कब चलूंगा? उन्होंने एक अपना योग बता दिया। सुनकर मेरा कलेजा कपा हो गया, मतलब मेरा दिल जलकर राख हो गया, इतना गुस्सा मुझे आया। मगर वह कह आए थे, अतएव बुलाना भी आवश्यक था। मैंने फिर से उन्हें भेज दिया, किसे? आयुर्वेदाचार्य को बुलाने के लिए। अब वह कहता है, कोई आधा पौन घंटा बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। वो किस पर आए? एक पालकी पर बैठकर आए। आकर वे मेरे सामने बैठ गए। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। जनेऊ का रंग बड़ा मैला हो रहा था। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में दी, मतलब वो हाथ की कलाई से देखने लगे। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। क्या बताया उन्होंने? कि यह वायु का प्रकोप है। वायु से यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुंची। इससे मंदाग्नि का दुष्प्रभाव होता है और इसी कारण जब भोजन पदार्थ प्रभावित होता है, प्रवाहित होता है, तब शूल का कारण बन जाता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। मेरी तबीयत, दर्द और क्रोध एक दूसरे के संसार में छटपटा रहे थे। अब तीनों ही उस पर हावी हो रहे थे। आखिर मुझसे रहा ना गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी से आप तक का कोश तो ले आइए। अब जब उसे उसकी बात समझ में नहीं आया था तो वो डिक्शनरी, कोश मतलब डिक्शनरी मंगाता है कि डिक्शनरी ले आइए, मैं इनकी बात को समझूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों ने संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूं। कुछ लोगों को संदेह क्या हुआ? इसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं ये समझ लूं कि मुझे रोग क्या है। वो कहता है कि मैं पहले ये तो जान लूं मुझे बीमारी क्या हुई है, दवाई तो मैं बाद में लूंगा। तत्पश्चात वैद्य जी चरक शिशुद्ध के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूं और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी, कहा कि अदरक के रस में इन औषधियों का सेवन करना। अब पंडित जी ने उसे आखिर में दवाई दे दी और कहा, अदरक के रस के साथ में इस दवाई को आप ले लीजिएगा। खैर साहब, फीस दी गई और किसी तरह पंडित जी से पिंड छूटा। अब उन्हें फीस देकर विदा कर दिया गया। अब वैद्य जी अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन दवा की गई, कभी कभी तो कम अवश्य हो जाता, पर पूरा दर्द न गया। सीआईडी के समान पीछा न छोड़ता था। जैसे सीआईडी किसी व्यक्ति को शक के घेरे में रखते तो उसे सदैव उस पर नजर रखती है, उसी तरीके से दर्द भी उसे छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रहा था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। एक दिन दिन में मित्रों की मंडली आती थी। दिन में जो उसके दोस्त थे वो सभी उन्हें देखने आते थे। वह आराम कम देती थी और दिमाग ज्यादा चाटती थी। एक सज्जन मुझे देखने के लिए आए। बोले, साहब
आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखाइए। उसने मन में सोचा कि मैंने वैद्य को तो दिखा ही लिया है, अब हकीम को भी दिखा ही लेना हूँ। अब एक व्यक्ति की सलाह मानी, उसने कहा वैद्य को तो मैंने दिखा ही लिया है, अब क्यों ना मैं हकीम को भी दिखा लूं। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक मतलब उनका पहनावा और उनके रहन सहन का, फैशन का जिक्र न करना मुझसे ना हो पाएगा। मतलब उनका पहनावा इस तरीके से था कि ये चाहकर भी अपने आप को लिखने से नहीं रोक पाए कि उनका पहनावा इस तरीके का है। बहुत सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। कौन सा समय? सर्दी के कपड़े पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बद्दार कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी थी, पाँव में पजामा। ऐसा मालूम हो रहा था कि चूड़ीदार पजामा बनाने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब कपड़ा लगा दिया। अथवा यह भी कह सकते हैं कि ढीली मोड़ी के लिए कपड़ा दिया गया हो। दर्जी ने कुछ कतर ब्योत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वालिया था। हकीम साहब दुबले पतले इतने थे कि अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी, ऐसा लगता था। हकीम साहब में नजाकत की बला थी। वह रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ की। अब हकीम साहब कैसे दिखते थे? उन्होंने चिकन का कुर्ता पहना हुआ था और सर पर टोपी लगी थी। जूते उन्होंने दिल्ली के पहने थे और उनका जो पजामा था वह ऐसा चूड़ीदार पजामा था जिसमें चूड़ियां बहुत ज्यादा बनी हुई थी। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए अंदाज से दिया और बोला, मिजाज कैसे हैं? मतलब तबीयत आपकी कैसी है? मैंने कहा, मर रहा हूं, बस आपका ही इंतजार था, अब यह जिंदगी आपके हाथों में है। उसने क्या जवाब दिया कि मैं तो बस मरने ही वाला हूं, जिंदगी जो है वो आपके हाथ में है, बस मुझे देखिए। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज दिखाइए। खुदा बंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। वो कहता है, मरेंगे तो आपके दुश्मन, आप ऐसी बात अपने मुंह से क्यों कह रहे हैं? आप अपनी जरा मुझे नब्ज दिखाइए, नस दिखाइए। आपका दर्द जो है भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा तो बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस में ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई। वो कहता है, ये आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। 10 मिनट तक हकीम जी ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिख देता हूँ, इसे इसी वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह शिफा होगी। वो कहते हैं, मैं दवाई लिख देता हूँ, आप इसे इसी वक्त पी लीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप और दर्द से राहत तभी ठीक हो जाएगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिए कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताज़ी दवाई मिलती है। हकीम साहब ने कहा, पुरानी दवाइयों को प्रयोग न करें, अगर आपको दवाई लेनी है तो मेरे यहाँ पर ताज़ी दवाइयाँ मिल रही हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ गई, मतलब कमजोरी आ गई। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था, मतलब कभी कभी उसको दर्द ज्यादा तेजी से होने लगता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा लीजिए। अब कोई तो कहता है कि आप यहाँ से लखनऊ चले जाइए,
क्योंकि दर्द बंद न होने की वजह से उनको और उनके घर वालों को दर्द के बारे में समस्या, चिंता बढ़ती जा रही थी। किसी ने कहा लखनऊ चले जाइए, कोई कहता है एक्सरे करवा लीजिए। इस तरीके के विचार आने लगे। एक सज्जन ने कहा यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होगा। अब कोई कहता है कि आप इन सब के चक्रों में मत पड़ो, आप होम्योपैथी की दवाई लीजिए और आपको जल्द से जल्द आराम मिल जाएगा। बोले साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब जादू का काम करती है ये गोलियां। वो होम्योपैथी की गोलियां होती हैं, वो छोटे छोटे सफेद रंग की होती हैं, उनका स्वाद भी कुछ ज्यादा बुरा नहीं होता। वो कहता है कि साहब की छोटी जो गोलियां हैं इनमें जादू हो जाएगा, एकदम जादू कर देंगे, आपको एकदम ठीक कर देंगे। एक प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी का लेप करके धूप में बैठ जाओ, एक हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा, मतलब दर्द मिट जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा देखिए साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा समझदार ना होता तो आपको कैसे बुलाता। उन्होंने अपने उस डॉक्टर को कहा कि अगर मैं समझदार नहीं होता तो तुम्हें क्यों बुलाता, मैं समझदार हूँ इसीलिए तो तुम्हें मैंने बुलाया है। इसी बीच में मेरी नानी और मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा ऊपरी खेल क्या है नानी जी? बोले बेटा सब कुछ किताब में ही थोड़ी लिखा रहता है। अब नानी कहती है सब कुछ ज्ञान किताबी ज्ञान थोड़ी है, कुछ तो हमारा अनुभव भी है। बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है, मतलब किसी चुड़ैल का चक्कर लग रहा है। मेरी स्त्री मतलब मेरी पत्नी और माता की ओर देखकर कहने लगी देखो ना इसकी बरौनी कैसे खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। अब नानी कहती है कि इसके ऊपर कोई हवाई साया है, कोई हवाई चक्कर है, आपको किसी को इसको दिखाना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे पड़ ही गए, क्या चुड़ैल उनसे बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तो मेरी पत्नी ने कहा तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते हो। अब पत्नी ने उसको समझाया कि तुम भाई आखिर लोगों की बात क्यों नहीं मानते हो, कोई वजह है क्या? इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी ना हुई, ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया था कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकी लखनऊ में तो हो जाएगी, वहाँ सभी साधन है। अब वो सोच रहा है कि जब मैं काशी में इलाज नहीं पा रहा हूँ तो मैं लखनऊ चला ही जाता हूँ, लखनऊ में सारे साधन है, वहाँ मेरा इलाज अवश्य ही हो जाएगा। सब तैयारी हो चुकी थी, इतने में एक डॉक्टर को एक मेहरबान लीवान आए, मतलब एक डॉक्टर को एक बंदा लेके आ जाता है। उन्होंने देखकर कहा जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा मुंह जीभ जो चाहे देखिए। जब डॉक्टर ने उसे कहा मुंह दिखाइए तो बोले वो क्या, आप जीभ वीभ जो देखना चाहते हैं सब दे लीजिए। डॉक्टर देखकर हंसे, मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में ही सुनाई देती है, पढ़ने के लिए सुनाई जाती है। मैं चकित हुआ, मतलब मैं आश्चर्यचकित रह गया। डॉक्टर बोले किसी डॉक्टर को यह नहीं सूझी कि तुम्हें पायरिया हुआ है। पायरिया एक मुंह की बीमारी होती है, वह हुआ है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद फैला रहा है। मैंने कहा तब क्या करूं? अब पायरिया हो गया तो अब उसका इलाज बताइए, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक मतलब दांतों के डॉक्टर के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। क्या कहते हैं? क्या आप अपने सारे दांत ही निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा आपको यह कहने में तो कुछ कठिनाई ही नहीं हुई होगी, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती।
खैर रात भर मैंने सोचा, मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। अब रात भर वो सोचता रहा और सोचने लगा कि चलो ये डॉक्टर सही कह रहे हैं, मैं दांत ही अपने निकलवा देता हूँ। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया, उसने कहलाया कि 3 रुपए की दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे। कितनी फीस थी? 3 रुपए। कुल दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे, मगर वह 6 रुपए छोड़ देगा, मतलब 6 रुपए का डिस्काउंट कर देगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग से। यह सुनकर पेट के साथ साथ सर में भी चक्कर आने लगा। तो उसके पेट में ही दर्द था, अब उसकी सर में भी टेंशन से चक्कर आने लग जाते हैं। मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना खर्च और करो। श्रीमती से जब पैसे मांगे, उन्होंने पूछा क्या होगा। मैंने सारा हाल कह दिया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी कि दांत तुड़वाने के लिए मैं ये पैसे आपसे मांग रहा हूँ। उसकी पत्नी बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है। आज कोई कहता है दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक उचवा डालो, आंख निकलवा दो। यह सब फिजूल है, यह सब क्या है? बकवास है। उनकी पत्नी ने कहा यह सब बेकार की बातें हैं, खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद किए। अब वो कहती है कि तुम सिर्फ भोजन अपना समय से और सही से खाओ तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो कहता है कि जब तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी, अपना ही इलाज करवाना था, तो इतने डॉक्टर बुलवाकर क्यों इनका नाश किया गया पैसों का। तो इस तरीके से हमारा पाठ चिकित्सा का चक्कर समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।